आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का 18 पार्ट जो है मुद्रा एवं शाख। तो इसमें देखिए जो अर्थशास्त्र है उसमें है आपका 17, 18, 19 और 20 तक है शायद। तो आपका मैं 17 पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया हूं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये मैं दूसरा अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर 18 चैप्टर मुद्रा एवं शाख का पेज नंबर 248 में है, उसका भी पूरा क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए अब हमारे क्वेश्चन आंसर की ओर और थोड़ा 10-12 वाले थोड़ा पढ़ो यार, अब बहुत हुआ हंसी मजाक। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ हम देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला जो प्रश्न है ये क्या दिया है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। मतलब भारत सरकार का केंद्रीय बैंक, वैसे बैंक तो बहुत है लेकिन मतलब केंद्रीय जिसे सरकार मतलब कि प्रमुख मानती है, मतलब बैंक तो बहुत है लेकिन सरकार के द्वारा मतलब सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारतीय स्टेट बैंक तो नहीं होगा। राज्य सहकारी बैंक ये भी नहीं होगा, राज्य के अंतर्गत आता है। भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि ये जनता के अंतर्गत आता है। भारतीय सेंट्रल बैंक ये भी नहीं है क्योंकि ये भी जनता के अंतर्गत आता है। लेकिन जो 2 नंबर है देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब ये भारतीय रिजर्व बैंक है जो सभी पैसा का मतलब लेन देन इन्हीं से होता है। और सरकार का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ही है। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक, और दूसरा क्या है, मुद्रा के स्वरूप हैं, मतलब मुद्रा पैसा के स्वरूप हैं। ठीक, तो पैसा के स्वरूप हैं सोना चांदी, ये कहाँ से होगा, ये तो फिर सोना चांदी अलग हो गया। ठीक, और दूसरा है पशु भी नहीं होगा। बैंक के चालू खाते और मकान, तो देखिए बैंक का जो चालू खाता है उसी में हम पैसा जमा करते हैं। मतलब मुद्रा का एक स्वरूप है, मतलब कि जो हम लोग पैसा मतलब जो जमा करते हैं वो बैंक के चालू खाते में, क्योंकि वो मुद्रा का एक स्वरूप है, मतलब उसको रख सकते हैं उस जगह में। ठीक, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं बैंक का चालू खाता मुद्रा के स्वरूप में। और 3rd नंबर क्या है, संस्थागत शाख में शामिल नहीं है। मतलब संस्थागत मतलब जो संस्था चलती है उस शाख मतलब एक प्रकार का बैंक ही होता है, तो संस्थागत शाख में शामिल नहीं है। मतलब देखिए बैंक बताया कि बैंक ही होता है तो ये तो होगा। और सहकारी समिति, मतलब कि सहकारी समिति मतलब आ जाएगा आप लोग का सरकारी नौकरी वाला, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी वालों का भी संस्थागत शाख से संबंध रहता है जिससे कि उन लोग का डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र मतलब बैंक में हो जाता है। और व्यापारी, अब यहाँ देखिए व्यापारी का बैंक तो रहता है खाता में, मतलब कि खाता तो रहता है बैंक में, लेकिन व्यापारी जो है उसका वहाँ कोई मतलब वो नहीं है कि व्यापारी है चाहे ये है चाहे वो है। और देखिए जो सहकारी समिति है, मतलब कि जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसका उसमें इंक्लूड रहेगा, क्योंकि उसका जो मतलब पेमेंट वहाँ से होगा तो डायरेक्ट बैंक पे जाएगा, तो उसका इंक्लूड रहेगा कि ये एक मतलब सरकारी नौकरी वाला है। इस प्रकार से मतलब उसका इंक्लूड, लेकिन व्यापारी का यहाँ कोई इंक्लूड नहीं रहेगा कि व्यापारी है, वो खुद ही जाके वहाँ पैसा कर सकता है। 2 नंबर सभी ये नहीं होगा, इसमें होगा व्यापारी। ठीक, और ये देखिए ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है, तो इसमें होगा बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें होगा स्थायी जमा खाता। ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है, मतलब स्थायी जमा खाता। ब्याज की दर देखिए, आप अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ब्याज देगा, और पैसा अगर आप बैंक से ब्याज में ले रहे हैं तो उसमें भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो जो स्थायी जमा खाता है मतलब कि आप उसमें मान लीजिए 2 साल से जमा खाता कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका ब्याज बनेगा। ठीक, तो इसमें होगा स्थायी जमा खाता। और दूसरा नंबर क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। मतलब क्या हमारे लेन देन को सुगम बनाता है, मतलब कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए हमको छत्तीसगढ़ से बिहार जाना है तो हम किसके माध्यम से जाएंगे, या कौन सा मतलब साधन हमको सबसे मतलब वहाँ ले जाने में मदद करेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं वहाँ परिवहन साधन। उसी प्रकार यहाँ है खालिस्तान हमारे लेन देन का सुगम बनाने वाला माध्यम है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग बैंक, क्योंकि बैंक को आप जमा करने के लिए दे भी सकते हैं और बैंक से आप ले भी सकते हैं, इस प्रकार। ठीक, और दूसरा है 10 रुपये के पत्र मुद्रा पर के हस्ताक्षर होते हैं, तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं। 10 रुपये के मतलब पत्र के मतलब 10 रुपये के पत्र मतलब 10 रुपये का जो नोट रहता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये रहता है आपका रिजर्व बैंक गवर्नर का रहता है इसमें हस्ताक्षर, रिजर्व बैंक गवर्नर का। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि 10 रुपये के मुद्रा पर रिजर्व बैंक गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, गवर्नर। ठीक, इस प्रकार हो गया। और एक है तीसरा नंबर, मुद्रा का निर्गमन खालिस्तान बैंक द्वारा होता है। मतलब जो मुद्रा का निर्गमन है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो मुद्रा का उसको बोल सकते हैं
ट्रांसपोर्ट करना, मतलब पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से होता है? तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ये जो होता है हम लोग का ये हो जाएगा आप लोग का, रुकिए मैं याद करने दीजिए। देखिए मैं याद करके ही बताता हूँ, कभी भी मैं कुछ चीज़ देख के नहीं, पहले उसको याद करता हूँ फिर बताता हूँ। तो इसका आप लोग का हो जाएगा रिजर्व बैंक, इसका भी होगा रिजर्व बैंक, क्योंकि जो रिजर्व बैंक होता है उसी के बैंक द्वारा आदान प्रदान होता है। ठीक, इस प्रकार हो गया। और सेकेंड का है ऋण में खालिस्तान की दर निश्चित होती है, मतलब ऋण जो आप ऋण लिए उसमें क्या की दर निश्चित होगी। देखिए पहला तो एक समय का भी निश्चित होता है, लेकिन यह दर पूछ रहा है दर, तो यहाँ हो जाएगा ब्याज की दर निश्चित रहती है, मतलब कि जो बैंक से आप ब्याज लिए हैं उसका दर एकदम निश्चित रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए 5वां नंबर है दर, इसमें होगा दर। और 5वां नंबर है बैंक के खालिस्तान खाते में ब्याज की दर कम होती है, मतलब बैंक के कौन सा खाते में बैंक मतलब ब्याज की दर कम होती है, तो वहाँ आपको बताया कि सबसे अधिक कौन किस में होती है। आप लोग याद करिए, अब याद करके देखिए कि आप लोग का याददाश्त कितना तेज है। आप लोग को मैं उसी टाइम बताया था कि सबसे मतलब कि अधिक किस में रहती है, तो वो होगा स्थायी जमा खाता में। और सबसे कम किस में होती है, तो थोड़ा उसको याद करेंगे और मतलब कि अपने आप में समझने का कोशिश करेंगे कि किस में होती है, तो वो होगा चालू खाता। बैंक के कौन से खाते में ब्याज की दर कम होती है? चालू खाता। और सबसे अधिक किस में होती है? बताइए, बहुत जन को याद नहीं होगा, लेकिन इसमें जो होगा आप लोग का होगा स्थायी जमा खाता। ठीक, हाँ, तो ये आप लोग को मैं पूरा बता दिया। सही विकल्प चुनकर लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक ना, तो आप लोग को मैं थर्ड प्रश्न पे ले चलता हूँ। इस साख से क्या आशय है अपने शब्दों में समझाइए, मतलब साख से क्या आशय है अपने शब्दों में समझाइए। तो ठीक, तो देखिए साख से क्या आशय रहेगा। देखिए आप लोग को स्थायी या अस्थायी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार का शौक़ हुआ या मजबूरी हुआ, किसी भी प्रकार को मतलब अपना काम को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? पैसा। अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो मान लीजिए पैसा नहीं है तो एक बार दो बार मांगेंगे अपने पड़ोसी से, लेकिन अंत में हमें देखिए जब मोटा रकम में पैसा लेना रहेगा तो हम बैंक के पास जाएंगे, और बैंक हमारा जो है पूरा देखेगा, मतलब हमारा पूरा निरीक्षण करेगा हमारे मतलब ज़मीन से सभी चीज़ का, कि आपके पास कितना का मतलब कितना आपका हैसियत है, आप कितना दे सकते हैं उस टाइप से। तो फिर वो कर लेगा, फिर आपको उसी के हिसाब से वो लोन देगा। ये नहीं कि अगर आप देखिए आप कमा रहे हैं 5,000, आपका वो मतलब दिनचर्या देखेगा कि आप 5,000 कमा रहे हैं और आप ले लिए, आप मांगेंगे उससे 10 लाख, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपको मतलब कि देगा, लेकिन मतलब पहले वो देगा 2 लाख, उसका भरिए फिर से वो 2 लाख देगा, मतलब वो आपका चेक करेगा कि आप देने में कैसे हैं कुछ भी, और उतना लेंगे तो आपका ज़मीन जगह का जितना भी रहेगा कागज उगज सबको ले लेगा, ताकि आप नहीं अगर पैसा देने में असमर्थ रहते हैं तो आपका उससे पैसा ले लेगा। ठीक, तो देखिए ये आपको बता दिया कि साख उसी प्रकार बैंक से मतलब लेन देन की प्रक्रिया को ब्याज में मतलब कंफर्म करता है कि इतना ब्याज में तुम हमको इतना पैसा दे रहे हैं हम तुमको, तो इसी को साख कहते हैं। मतलब साख का आप छोटा भाषा में लिख सकते हैं कि बैंक से लेन देन और बैंक जो हमारे पर कर लगाती है उसके अनुसार और अपने बना के देखो ये जो है ना, ये बना के लिखने वाला चीज़ है। साख आपको बता दिया ना, साख क्या है। साख मतलब कि जो लेते हैं हमसे वो साख है। जो बैंक से हम लिए वो हमारे निर्धारित किया कि तुम इतना ब्याज दोगे, और वो पहले हमारा पूरा चेक किया, उसी को हम साख कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसको बता दिया, तीसरा समझ गए होंगे। और ये देखिए जो चौथा है, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों ज़रूरी है। जो मुद्रा का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये पता करिए, अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं। मुद्रा का मतलब होता है पैसा। ये बताइए, अच्छा आप लोग को मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक ना, मतलब मैं ये बताइए कि जो यहाँ भारत में जो पैसा होता है वो अमेरिका में क्या होता है? डॉलर। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ से 1 रुपये मतलब कि 10 रुपये लेके जाते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर हम भारत से 10 रुपये लेके अगर अंबिकापुर बोले तो सॉरी अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ वो 10 रुपये का कितना मान होगा? कुछ भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं $1 का कितना होता है?
₹75, ₹75 ₹75, ठीक, $1 का। तो उसी प्रकार से मतलब कि मुद्रा के लिए मापन का आधार होना ज़रूरी है, ताकि हम यहाँ जो मतलब यहाँ से जितना लेके जा रहे हैं जिस स्थिति में, वहाँ भी हमें इसी टाइप से मिले। ये नहीं कि यहाँ जो हम मतलब कि ₹10 है, वहाँ इसका मान ₹5 है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हमारा मतलब कि आधा ना हो जाएगा यार, आधा में फिर हम जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। तो इसी प्रकार मुद्रा के लिए मापन का आधार होना ज़रूरी है कि इसका सभी जगह एक बराबर ही होगा। जैसे परिवहन में हो गया, मान लीजिए हम यहाँ से ₹100 लेके अमेरिका गए और अमेरिका में पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर का ₹100 लेते हैं, मतलब कि यहाँ भारतीय पैसा का वहाँ कोई मोल नहीं है, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। इसलिए मुद्रा का मापन का एकदम आवश्यक है, ताकि सभी जगह सेम रहे, ठीक। और क्या है, मांग जमा राशि से क्या अभिप्राय है? देखिए, मांग जमा राशि कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा आंसर है। देखिए, मांग जमा राशि का तात्पर्य है हमारा पैसा, हम देखिए बैंक में हम देते हैं, तो बैंक में देखिए हम अपना पैसा जमा कर दिए, तो बैंक हमसे ये वादा करेगा कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और आपको जब चाहिए तब हम आपको दे देंगे। इसी को हम मांग जमा राशि कहते हैं, मतलब कि वो एकदम सुरक्षित रहेगा कि आप जब पैसा मांगेंगे तब आपको आपका पैसा मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं मांग जमा राशि, ठीक। तो समझ गए। और देखिए छठवां नंबर जो है, छठवां नंबर बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं। तो बैंकों के जो पैसे रहते हैं वो जमा खाता, स्थायी खाता हो गया आपका, चालू खाता, इस प्रकार के खाता में जमा होते हैं। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि पूछ देगा बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं, तो सिंपल से लिख सकते हैं कि जमा खाता, स्थायी खाता और चालू खाता, और कुछ भी वगैरह वगैरह जो आपको समझ आता है, ठीक। और देखिए जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आप सोच रहे होंगे कि बड़ा क्वेश्चन, आप कभी भी एग्ज़ाम में देखे होंगे बड़ा क्वेश्चन 2 या 3 आता है सिर्फ, वो भी अंत में 6 नंबर का, 7 नंबर का, जो भी। लेकिन जो छोटा प्रश्न आता है वो शुरू से लेकर पूरा, मतलब कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से देखिएगा आप लोग का जो 20 क्वेश्चन रहता है वो मतलब अपने हिसाब से रहता है, मतलब आपको उसको मतलब स्मॉल में लिख सकते हैं, मतलब छोटा में लिख सकते हैं उसको अपने से बना के। लेकिन जो 21 से जो 25 नंबर तक का क्वेश्चन रहता है उसको आप सोचेंगे कि हम छोटा बना के लिखें, तो यह मतलब कि ऐसा लिखने में नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ मतलब लिख रहा है कि शब्द सीमा अगर लिख दिया 150, अगर वहाँ पे लिख रहे हैं 50 बनाने का, तो ये मतलब नंबर पूरा नहीं मिलेगा। लिखेंगे सही, लेकिन उसको थोड़ा बना के उसको मॉडिफाई करके लिखिए, ताकि आपको कुछ नंबर उससे मिले, तो ठीक। तो ये भी आपको समझा दिया कि जमा खाता होते हैं। और ये 30 वर्ष बाद मुद्रा के क्या नए स्वरूप हो सकते हैं, अपने विचार लिखिए। मतलब 30 साल बाद जो होगा, देखिए वर्तमान में हमारे जो देश में प्रमुख रूप से देखिए कागजी और जो कागजी रुपए का मतलब ज़्यादा महत्व है। आज देखिए पैसा आजकल निकल है, देखिए 1-2 रुपया तो बंद हो गया, अब 5 रुपया 10 रुपया चल रहा है, और बाकी का सिक्का मतलब कि 20 रुपये का एक टाइम पे सिक्का चला था, लेकिन वो भी मतलब अभी ज़्यादा मतलब विख्यात नहीं हुआ। प्रमुख रूप से जो अभी है हमारे यहाँ कागजी रूप में चल रहा है, ठीक। तो आगे हम जाके मतलब कि आगे जाके हम कुछ भी देख सकते हैं। आगे जाके मान लीजिए ये कागजी ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ धातुएँ पैसा आ जाएगी, मतलब कुछ भी हम देख सकते हैं कि 30 वर्ष बाद मुद्रा के नए स्वरूप हो सकते हैं। अपने विचार लिखिए, मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब अपने विचार लिख देंगे कि हाँ 30 वर्ष बाद हो जाएगा, तो हमें मतलब कि मान लीजिए ये कागजी रुपये है तो हमको उतना परेशानी नहीं जाती है पकड़ने में। अगर धातुएँ अगर आ जाती है तो हमें पकड़ने में भी थोड़ा मुश्किल होगी। इस प्रकार से आप अपना विचार सही या गलत कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। 8वां नंबर क्या है, सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या कराना चाहिए। देखिए सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या कराना चाहिए। देखिए ऋण लेने में सबसे महत्वपूर्ण होता है आवश्यकता होता है, मतलब कि ऋण सबके लिए महत्वपूर्ण हो सके इसके लिए आपको पूरा मतलब आपका जितना भी रहेगा आपका संपत्ति, उसका कागज पत्र बनवाइए पहले। तो जैसे आपके पास जितना ज़मीन है उसका पूरा कागज पत्र रहेगा, तभी आपको मतलब ऋण बैंक से उपलब्ध हो पाएगा। ये बताइए अगर आपके पास रहेगा ही नहीं कुछ भी चीज़, और जाके आप बैंक में बोलेंगे कि नहीं हमका इतना पैसा चाहिए, तो बोलेगा भाई तुम हमको प्रूफ में कुछ दिखाओगे। अगर तुम पैसा नहीं दे पाते हो, या तुम भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, अगर दुर्घटनावश अगर वो किसी प्रकार से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पैसा कहाँ से वसूल करेगा, तो बैंक को इससे घाटा होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास जितना भी कागज़ पत्तर है उसको सही करवा लें, तभी वो ऋण देने सकेगा और तभी आप ऋण उपलब्ध कर सकेंगे, ठीक। ये भी हो गया। और 9वां नंबर जो है, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है और दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे, आसपास के उदाहरण से समझाइए। ये देखिए
अगर ये बताइए आप उद्योग के रूप में पैसा लिए, ठीक, अगर आप उद्योग में खर्चा ना करके अगर दूसरी ओर खर्चा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत जन होते हैं जैसे कि पैसा ले लिए वहाँ से, ज़मीन जगह बाप का है तो ले लिए और फिर उसका दारू पी के उड़ा रहे हैं। तो देखिए ऐसे में तो आप जाल में फंसेंगे, क्योंकि देखिए जो पैसा वो तो देना ही है, साथ में ब्याज भी बन रहा है और फालतू उसका कोई यूज़ नहीं है। अब अगर देखिए आप इससे ये हो गया हानि, मतलब जाल में फंस रहे हैं, और इसका जो लाभ होगा, आप देखिए अगर पैसा लिए बैंक से और उसका ढंग से उपयोग करिए, कारखाना में लगाइए, चाहे कुछ आप जो मतलब व्यवसाय करना चाहते हैं, उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, उसके हिसाब से आप ब्याज भी दे पाएंगे और मूलधन भी आप दे देंगे, जिससे कि आपका भविष्य बन सकता है। इस प्रकार से वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बैंक से पैसा लिए हैं तो उसमें आप मतलब कुछ आगे काम कर सकते हैं या उसके कर्ज में डूब सकते हैं, ठीक। तो ये भी आपके ऊपर है। तो देखिए ये हो गया, और देखिए ये जो है 12 नंबर मतलब 11 नंबर, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। देखिए जो रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक बैंक पर नियंत्रण न रखे तो मुद्रा तथा साख व्यवस्था पर, मतलब जो मुद्रा मतलब पैसा और साख आप लोग को पहले बताया था, उसको भी याद करके देखिए मैं क्या बताया था। अगर आपका ध्यान अगर पूरा मोबाइल पे हो, मोबाइल पे रखो, मोबाइल पे नहीं, मतलब देखो किसी का पढ़ते रहोगे, ठीक ना, और ऊपर से अगर टिड़िंग से अगर एक व्हाट्सअप मैसेज भी आ जाता है तो उसको चेक करे बिना मतलब मन नहीं मानता है कि नहीं थोड़ा सा व्हाट्सअप को चेक कर लेता हूँ। व्हाट्सअप चेक करेंगे तो फिर स्टेटस देखने का मन करेगा, स्टेटस देखेंगे तो फिर चैटिंग, कोई ऑनलाइन रहेंगे तो चैटिंग हो जाएगा, फिर वही टाइम पास। तो आप भी जब भी अगर मोबाइल मतलब पढ़ाई करते हैं तो मतलब कि ऐसा कीजिए कि वो मैसेज हमको दिखे ही ना, जैसे कि साइलेंट मोड में डाल दीजिए। साइलेंट मोड में डालेंगे तो ऊपर से शो नहीं करता है, और अगर शो भी करता है तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मोबाइल में ऐप लॉक लगा दीजिए, ताकि मैसेज आएगा ही नहीं, और अगर उसमें भी मैसेज आता है तो हाइड करके रख लीजिए। मतलब ऐसा कीजिए कि आपके पास मतलब ध्यान भटकाने के लिए कुछ हो ही ना। और एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ मैं, अगर आपका कोई भी दोस्त अगर नेगेटिव बात या नकारात्मक बात करता है तो उसको फाइनल एग्ज़ाम लिखने तक एकदम छोड़ दो, ताकि आपको किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना करे, आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसका दोस्त मतलब उसका साथ छोड़ दो, लेकिन अगर नेगेटिव बात कर रहा है, आपको पढ़ने में परेशानी कर रहा है, तो उसका साथ एकदम छोड़ दीजिए अभी के लिए, ठीक। तो चलो भाषण थोड़ा मैं अपना ज़्यादा आप लोग को मोटिवेशनल कर देता हूँ, जितना मेरे को नहीं करना चाहिए। तो आप लोग खुद समझदार हैं, 10वीं 12वीं पढ़ने वाले मतलब स्टूडेंट हैं, तब खुद समझेंगे उसको, ठीक है। तो यहीं तक मैं बोल रहा हूँ और आगे का प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ ये 9वां समझा दिया ऋण की सुविधा, और 10वां नंबर, ठीक। ऋण के लिए शर्त जैसे ब्याज दर, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए ऋण के लिए शर्त जैसे ब्याज दर, मतलब कि आप ऋण ले रहे हैं तो आप पहले उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप कितना ब्याज में मेरे को दे रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं। ब्याज दर, समय, कितना समय के लिए दे रहे हैं, जमानत, मतलब किसी को आपको जमानत में लेके जाना पड़ेगा कि ये मेरा गवाही है कि इसके मतलब वो बोलेगा कि अगर तुम नहीं देते हो तो मैं तुमको पकड़ूंगा क्योंकि तुम इसके जमानत के रूप में आए हो। गिरवी, अगर तुम्हारे पास ज़मीन का कागजात है, सोना चांदी है, तो उसको गिरवी मतलब कि जब तुम दोगे तब ले जाना है, इस प्रकार से, ठीक। आवश्यकता थी तो ये भी आप बना के लिख सकते हैं कि समय दर का भी ज़रूरी होता है, जमानत का भी, और जो आपके सामान है उसको लेके दे दो ताकि वो आपको देने में असमर्थ ना हो, ताकि उसके भी मन में रहे कि अगर तुम ना दोगे तो हम तुम्हारे ये सामान रख लेंगे, ताकि आपको भी डर रहे कि अगर हम इसका पैसा ना देते हैं तो हमारा सोना ले लेगा, चाहे जो भी ज़मीन कागजाती पेपर कुछ भी ले सकता है, ठीक। तो ये भी एकदम ईजी है। देखिए 11वां प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण न रखे तो मुद्रा एवं साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि देखिए आपको मैं फर्स्ट में ही बताया था कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मतलब कि उसको प्रमुख रूप से माना जाता है, मतलब कि वो जो है उसको सरकार लेवल में भी उसको प्रमुख रूप से माना जाता है। मतलब देखिए बैंक तो बहुत है, स्टेट बैंक हो गया और जनधन खाता योजना हो गया, इस बैंक तो बहुत है, लेकिन जो प्रमुख रूप से मतलब कि जिसको अच्छे से मतलब अच्छे सरकारी नज़रिया से देखा जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि एक अच्छा है, उसी में मतलब सरकार भी अपना पूरा वो करती है। तो देखिए ये अगर वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण ना रखे तो यदि आप ही सोचिए अगर संसद और राष्ट्रपति का अगर नियंत्रण प्रधानमंत्री पर ना हो तो वो तो अपना मन का करेगा, और जब वो अगर जनता को मतलब
अच्छे से अगर उन लोग के देखिए डर नहीं है, लेकिन एक मतलब संसद और जो राष्ट्रपति होते हैं उसके नीचे जो प्रधानमंत्री है उसके मन में एक भय रहता है कि मैं अगर कुछ करता हूँ तो वो मुझे बोलेगा। इसी प्रकार यहाँ बैंक में भी है कि अगर आप ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं उन लोग अगर कुछ करेंगे तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उनके द्वारा इन पर नियंत्रण है, ताकि उन लोग कुछ ना कर सके। तो उसी प्रकार ये देखिए हो जो अगर नियंत्रण ना रहे तो जो वाणिज्यिक बैंक अपने मन का नियम बनाने लगेंगे। जैसे कि आपको बताया कि प्रधानमंत्री अपने मन का करने लगेगा और वहाँ के जनता पर भी असर पड़ेगा। इस प्रकार अगर जो भारतीय रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक नियंत्रण पर नियंत्रण न रखे तो जो वाणिज्यिक बैंक है जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपने मन से मतलब कुछ भी नियम बना देगा, और जो यहाँ के मनुष्य हैं उनमें भी इसका प्रमुख मतलब कि प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो इसका है व्यापारिक स्थिति और सामाजिक स्तर, इसका दोनों में प्रभाव देखने को पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रकार आप 11वां प्रश्न को भी समझ कर लिख सकते हैं। तो जो 12वां प्रश्न है देखिए कि व्यक्तिगत खर्च एवं व्यापार के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। यदि आप सोचिए अगर आप कुछ व्यवसाय या कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं और आपके पास उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा। अगर देखिए पड़ोसी से भी मांगता है तो उतना मतलब उद्योग एक खोलने के लिए 500 या 600 तो नहीं चाहिए कि उसको मतलब दे देगा, उसके लिए एक मोटा रकम चाहिए। तो वो साख या मतलब कि हाँ वो साख या बैंक, उसे हम बताया था कि साख को हम बैंक बोल सकते हैं, जो हमसे वादा करती है कि तुम जितना लोगे मतलब यहाँ जमा करोगे उतना देंगे, और तो हम जितना आपको ब्याज में दे रहे हो आपको भी देना पड़ेगा, मतलब लेन देन। तो साख की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि 3 उदाहरण बोल रहे थे, आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं कि मेरे पिताजी ने बैंक से इतना कर्ज लिया मेरे को पढ़ाने में, और आज मैं पढ़ के ये बन चुका हूँ और मैं अपना पिता का मतलब कि पूरा खर्च देने को सक्षम हूँ। मतलब कुछ भी आप 3 उदाहरण, और आप 3 उदाहरण लिख के देखिए कि आप लिख सकते हैं कि नहीं, तब आपका मतलब कि मानसिक संतुलन का पता चलता है कि आप कितना मतलब समझ के लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 12 नंबर भी हो गया। और देखिए सकते हैं ये हमारा जो अंतिम प्रश्न है 13 नंबर, बैंक में जमा रुपए को मुद्रा मानने के क्या आधार हैं। ठीक, मतलब कि जो मुद्रा मानने के क्या आधार हैं। जब आपको मैं शुरू में ही बताया कि मुद्रा मीन्स पैसा है, मतलब जो हम लोग बैंक में जमा रुपए को मुद्रा, मतलब कि देखिए रुपए एक होता है, और मतलब रुपए को लेने के लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता हो रही है, जैसे रुपए को जमा करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, उसको भी एक तरह से आप मुद्रा बोल सकते हैं एक अलग ढंग से। ठीक, तो देखिए बैंक में जमा, देखिए अगर आप बैंक से उधार भी लेते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की वो कागजात मांगेगी, जो उसमें आ सकता है आपका डेबिट कार्ड आ सकता है, आपका पासबुक आ सकता है, आपका बैंक नंबर मतलब बैंक खाता नंबर आ सकता है, या अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपका ज़मीन उपयोगी जो कागजात रहेगा उसको जमा करवाएगा, ताकि देखिए वो पैसा, देखो ज़मीन का कागजात भी एक तरफ से पैसा है, क्योंकि देखिए अगर ज़मीन बेचते हैं तो वो कागजात भी देना पड़ेगा, और वो कागजात का ही पैसा देता है। आजकल देखिएगा कोई ज़मीन खरीदता है तो सबसे पहले कागजात की बात करता है, कागजात इसका सही है कि नहीं, इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बैंक में जमा रुपए या करने जाएं या उससे उधार लेने जाएं, विभिन्न प्रकार के उसमें डेबिट कार्ड, पासबुक या अन्य प्रकार की वस्तुओं की मांग पड़ती है। इस प्रकार से इसे भी हम लोग बैंक में मतलब जमा रुपए को मुद्रा मान सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट होता है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मन में एक अनुभव मतलब कि क्या बोलना चाहिए, आप समझ ही सकते हैं कि लगे कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसके प्रति मतलब मेरे ऊपर कुछ प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें। और अभी मैं मतलब यूट्यूब चैनल अभी चालू किया हूँ, वही मतलब कि बहुत कम वीडियो अपलोड किया हूँ, तो उसके प्रति मेरे को अच्छा उसके प्रति मतलब रिस्पॉन्स दिखने को मिल रहा है। तो थैंक यू।